नमस्कार दोस्तों, कनेक्टिंग डॉट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपको बताएंगे देश के सबसे बड़े सीरियल किलिंग केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को दहला के रख दिया था। इस केस के अंदर 14 सालों तक इसकी ट्रायल चलती रही। 14 बार आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐसा केस है कि जिसमें फांसी की सज़ा देने के बाद उस फांसी की सज़ा को रोक दिया गया था। एक बार ऐसा भी हुआ था। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, ये आज आपको बताने वाले हैं। और इतना खतरनाक केस था जिसमें उस कोठी के, उस घर के पीछे नाले से 627 बॉडी के पार्ट्स मिले थे, पीसेस मिले थे। तो ये बहुत ही भयानक एक केस जिसको आप लोग निठारी कांड के नाम से जानते होंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी इसका नाम ज़रूर सुना होगा। आज आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। और साथ में हाल ही नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ भी आई है। एक सीरीज़ नहीं, माफ़ कीजिएगा, एक फ़िल्म भी आई है इसके ऊपर, जिसका नाम है सेक्टर 36। तो आखिर में सेक्टर 36 असल में नहीं था, ये सेक्टर 31 था। तो इस सेक्टर 31 नोएडा निठारी केस के बारे में आज ये पूरा वीडियो होने वाला और आपको बताने वाले हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अब आज के इस एपिसोड की। तो साल 2005 शुरुआत होती है दिल्ली के, राजधानी दिल्ली से सटे हुए एकदम नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी में। यहाँ पे जो इलाका था निठारी का, इस गांव में बच्चे जो थे वो गायब होना शुरू हो जाते हैं इस साल 2005 से ही। और ये जितने ही बच्चे गायब हो रहे थे, करीबन 8 साल से 12 साल की उनकी उम्र थी। कुछ लोग कुछ जो बच्चे थे वो 16 साल के भी थे, उसमें कुछ 14 साल की भी लड़कियां थीं। और ज़्यादातर जो थीं वो लड़कियां हुआ करती थी इसमें, जो गायब हो रही थीं। लोगों को लगा कि ये कोई किडनैपिंग केस है, कोई ग्रो आ गया नया, कोई गैंग आ गया है जो कि किडनैपिंग कर रहा होगा बच्चों की। लेकिन ये किडनैपिंग केस जैसा नहीं था, क्योंकि वो जो बच्चे गायब होते थे कभी भी वापस नहीं आते थे। कभी भी ये बच्चे अपने घर पर वापस नहीं पहुँचे। आपको बता दें, जितने भी ये बच्चे हुआ करते थे जो भी गायब हुए, ये सभी कई ऐसे लोगों के बच्चे थे। बताया जाता है कि जो माइग्रेंट्स थे, जो वहाँ पे आके रहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। किसी के पिताजी जो थे वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, कहीं सब्ज़ी का ठेला लगाते थे, मैकेनिक का काम करते। कई सारे ऐसे ऐसे बच्चे थे। तो उन घरों के बच्चे गायब होना शुरू हो चुके थे। जुलाई 2005 आता है। इसी कड़ी में बच्चों के गायब होने की एक लड़की थी 16 साल की, वो यहाँ पे गायब हो जाती है। उसके घर वाले जब पुलिस के पास, नोएडा पुलिस के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। और एफआईआर लिखी नहीं जाती और कहा जाता है पुलिस के द्वारा उस लड़की के माँ बाप को, बच्ची के, कि बच्ची कहीं भाग गई होगी, वापस आ जाएगी। और ऐसा अक्सर होता रहता है। इस तरह से बात को टाल दिया गया एक तरह से। तो ये पुलिस का जो रवैया था वो लगातार बना रहता था हर बार इन माँ बाप के साथ में जिनके बच्चे गायब हुए। 1 साल करीबन ऐसे निकल जाता है। साल 2006 आ गया। दोस्तों, आज एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए होने जा रहा है और आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। ये अनाउंसमेंट आपके लिए एक सरप्राइज़ है बहुत बड़ा, जो हम आपको आज उजागर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए, अनअकैडमी IAS अब ऑफलाइन जो सेंटर है वो पटना में भी अवेलेबल है आपके लिए बिहार के पटना में। यहाँ पे UPSC BPSC के आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, सेंटर्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ में आपका जो इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का सपना है वो भी साकार होगा। भारत के टॉप फैकल्टीज़ के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, अनअकैडमी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑफलाइन क्लासरूम आपके लिए अब पटना में भी अवेलेबल हो चुका है। और बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 27 सितंबर से, 27 सितंबर से। जल्दी से जल्दी आपको एनरोल कर लेना है। एनरोल कैसे करना है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। उसके पहले एक और बात सुन लीजिए। करोल बाग के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, देखिए अनअकैडमी ऑनलाइन तो आपको हेल्प कर ही रहा था आपकी प्रिपरेशन में, लेकिन अब ऑफलाइन सेंटर्स भी सारी जगह अवेलेबल होने लगे हैं, आपके लिए आ चुके हैं। करोल बाग का जो ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे जो नए बैचेज़ हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम आपके बैचेज़ हैं, वो 23 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, 23 सितंबर से। मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 19 सितंबर से। और साथ ही साथ में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के अंदर सिविल लाइंस में जो ऑफलाइन सेंटर है अनअकैडमी का, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बैचेज़ अवेलेबल हैं। UPPSC के भी और UPSC के भी आपको ये बैचेज़ मिल जाते हैं 17 सितंबर से, जो कि स्टार्ट होने वाले हैं। अब बताते हैं आपको एनरोल कैसे करना है। देखिए, एनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। आपको अपनी सिर्फ जानकारी फिल करनी है, उसके साथ ही आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में। अगर आप बिहार में हैं, ये आपके लिए सरप्राइज़ जो था वो हमने डिस्क्लोज कर दिया, आपके सामने रख दिया है। ऑफलाइन सेंटर जो है, क्लासरूम जो है अनअकैडमी के, वो पटना में अब अवेलेबल है आपके लिए। BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जाइए। 27 सितंबर से वहाँ पे बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं।
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट टॉप फैकल्टीज़ के साथ में, एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है। डेडिकेटेड सीसेट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मिल जाता है मंथली मैगजीन्स के साथ में। साथ ही साथ आपको जीएस का कवरेज मिल जाता है, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाता है जीएस का। 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के। फैकल्टीज़ के साथ में, एजुकेटर्स के साथ में रेगुलर इंट्रैक्शन होता है आपका, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिल जाती है। तो इतना सब कुछ आपको अनअकैडमी के साथ में मिलता है। अब आपको देर नहीं करनी है, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक कीजिएगा। डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हैं। बताइएगा कि आपने ये वीडियो देखा, यहाँ से अगर आप आए हैं तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जाइए, देर मत कीजिए, और यकीन मानिए आप इस स्टेप को लेते ही अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाले हैं। अब चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। साल 2006 में बच्चे लगातार इसी तरह गायब होते रहे और ये आंकड़ा जो था वो बढ़ते बढ़ते 16 बच्चों तक पहुंच गया। 16 बच्चे अभी तक गायब हो चुके थे, जिनमें से 11 लड़कियां थीं, 5 लड़के थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस बीच में लोगों के अंदर कई सारे रूमर्स फैलने लगे, कई सारी अफवाहें फैलने लगी, क्योंकि जिस जगह कुछ लोगों ने उन बच्चों को आखिरी बार देखा था, वहाँ एक बड़ी सी पानी की टंकी हुआ करती थी। तो आसपास के लोगों ने ये अफवाह फैलाना शुरू किया कि कहीं इस पानी की टंकी पे कोई रहता तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं है, कोई प्रेत तो नहीं है जो बच्चों को ले जाता है। इस तरह की चीज़ें अक्सर ऐसी स्थितियों में, ऐसी सिचुएशंस में फैल जाती हैं। तो खैर, जब ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इसी बीच एक और ऐसा केस होता है। ये केस हुआ था 7 मई 2006 को। 7 मई 2006 को। और इस बार ये जो लड़की थी, ये कोई बच्ची नहीं थी, ये एक पूरी वयस्क लड़की थी जो कि 22 साल की जिसकी उम्र थी। नाम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये सारे सेंसिटिव केसेस हैं। 22 साल की एक लड़की अपने घर से निकलती है और इसके बाद एक ऑटो लेती है। नोएडा के इसी क्षेत्र के आसपास, निठारी के आसपास ही अपने घर से निकली, उसने ऑटो लिया। उसके पिता थे नंदलाल, तो उन्होंने ऑटो में बिठाया उसको। उसके बाद वो लड़की अपने घर से निकल जाती है। ये जो ऑटो था जिसमें ये लड़की बैठी थी, वो आके रुकता है निठारी के एक कोठी के सामने, और इस कोठी का नंबर था D5। ये वही पूरा इलाका था जहाँ से बच्चे गायब हो रहे थे। D5 के पास आके एक कोठी पे ये जो लड़की थी वो रुक जाती है और ऑटो वाले को कहती है कि मैं अंदर से आपको पैसे ला के देती हूँ। ऑटो वाला बाहर खड़ा रहा, लेकिन काफ़ी समय तक, 15-20 मिनट, 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया था, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं था। वो ऑटो वाले ने जब देखा कि लड़की बाहर नहीं आई है, उसको पैसे नहीं दिए ला के, तो उसने जाके D5 कोठी की बेल बजाई और अंदर से एक आदमी बाहर निकल के आता है। ये आदमी था उस घर में जो काम करता था, उस घर का नौकर। ये आदमी था सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली बाहर आया और इससे पूछा गया, जब कि लड़की जो अंदर गई थी उसने अभी तक कहा था कि पैसे ला कर दूंगी, नहीं दिए। तो उसने बताया ऑटो वाले को कि ये तो यहाँ से कब की निकल चुकी है। अब ऑटो वाला इसमें परेशान हो गया। उसको ये लगा कि मैं तो बहुत देर से बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने किसी को भी निकलते यहाँ से नहीं देखा है। जब ये सारी चीज़ें हुई, वो थोड़ी देर और खड़ा रहा, लेकिन बाद में वो वहाँ से निकल जाता है। अब ये जो लड़की थी, उसके पिता थे, उनको टेंशन होने लगी रात में, क्योंकि रात हो चुकी थी, कोई उस लड़की का आता पता नहीं था। तो जो पिता थे नंदलाल, उसने अपनी लड़की को कॉल करना शुरू किया। कॉल लगाया तो फ़ोन बंद जा रहा था, कॉल लग नहीं रहा था। इसके साथ ही नंदलाल सीधे अगले दिन पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस वालों के पास पहुंचे, नोएडा पुलिस के पास। पुलिस ने एक बार फिर से टालने का प्रयास किया इस पूरे शिकायत को, लेकिन इस बार नंदलाल ने क्या किया था, इन्होंने ये चुप नहीं रहे, ये सीधा जाते हैं यहाँ से सेशन कोर्ट के पास। इन्होंने एक वकील किया, सेशन कोर्ट पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके ये बोल दिया कि पुलिस जो है वो FIR नहीं लिख रही है। पुलिस FIR नहीं लिख रही, पहले भी यहाँ पे बहुत से बच्चे गायब हो चुके हैं। सारी चीज़ें उसने मेंशन यहाँ पे कर दी थी। उसने कहा कि पहले ही बहुत से बच्चे इसी इलाके से गायब हुए हैं, और साथ ही साथ में उसने D5, ये जो कोठी का नंबर था, इस कोठी के बारे में भी मेंशन किया था कि इस कोठी के आसपास से ही सारे बच्चे जो हैं वो गायब हुए हैं, और मेरी लड़की भी यहीं पे आई हुई थी जिसके बाद वो गायब हुई है। ये सारी चीज़ें नंदलाल ने अपना कोर्ट के सामने बताई। अब जब कोर्ट में मामला गया, यहाँ से कोर्ट ने इसको बड़े ही, इस मैटर को सीरियसली लिया। कोर्ट ने सीधा पुलिस को आदेश दिया कि आपको FIR इस पर लिखनी पड़ेगी। अब जब पुलिस पे दबाव बना, तब जाके इस पूरे केस में काम शुरू हुआ था। केस में काम शुरू किस तरह से हुआ कि इस कोठी के बारे में पहले पता लगाया गया कि किसकी कोठी है, कौन यहाँ पे रहता है, क्या लोग हैं। तो इस कोठी का मालिक था मनिंदर सिंह पंढेर, एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी, जिसके बारे में बताया जाता है पंजाब में कई सारी प्रॉपर्टीज़ थी, घर था, चंडीगढ़ में घर था, लुधियाना में घर था, नोएडा में अपनी ये जो घर था, इस कोठी को, D5 को, यहाँ पे इसको लेकर डाल रखा था। कभी भी यहाँ पे आना होता था तो दिल्ली, नोएडा, तो यहीं पे आके रुकता था।
तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बताया जाता है कि बाकी समय ये जो कोठी थी जहाँ पे D5 कोठी नोएडा के निठारी में, यहाँ पे बाकी समय जब पंढेर नहीं रहता था दिल्ली के अंदर, यहाँ पे नहीं रुकता था, तो उस समय ये जो सुरेंद्र कोहली नौकर जो था उसका, उस घर का, वो यहाँ पे पूरे मालिकों की तरह यहाँ पे रहता था, उस पूरे घर में उसकी देख रेख करता था, रखवाली करता था। इस कोठी के बारे में बताया जाता है कि महेंद्र सिंह पंढेर ने साल 2000 में इसको ख़रीदा था, लिया था, और यही वो साल था जब ये जो सुरेंद्र कोहली था ये अल्मोड़ा से, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से दिल्ली आया था काम की तलाश में। शुरुआत में इसने दिल्ली में एक कर्नल के यहाँ काम करना शुरू किया। कर्नल जो था वो पंढेर को जानता था, तो यहाँ से पंढेर ने जब इसको देखा तो बताया जाता है कि 2003 में सुरेंद्र कोहली ने महेंद्र सिंह पंढेर की इस कोठी में D5 में काम करना शुरू कर दिया था। तो मतलब लगभग जब ये बच्चों का गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है उसके 2 साल पहले से यहाँ पे काम कर रहा था। ये सारी चीज़ें अब सामने आती हैं। पंढेर के बारे में बताया जाता है कई बार वो यहाँ पे आता था नोएडा और अपनी इस कोठी में रुकता था और वहाँ पे उसके बाद कुछ दिन रुक कर चला जाता था। लेकिन इसके कनेक्शंस जो थे महेंद्र सिंह पंढेर के, वो नोएडा में कह लीजिए या कुछ बड़े लोगों के साथ कह लीजिए शासन प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा उसके अच्छे संबंध यहाँ पे हुआ करते थे। वो लोगों से बना के बहुत ज़्यादा अपनी रखता था। तो इसी के तहत अब जब ये मामला कोर्ट से पुलिस के ऊपर दबाव आया कि FIR करनी पड़ेगी और D5 कोठी का नाम सामने आ रहा है, तहकीकात करनी पड़ेगी, तो एक कॉल आता है पंढेर के पास में। उसमें कहा जाता है कि कोर्ट से FIR के लिए आपको आपके यहाँ आदेश मिला है और इस मामले में अब छानबीन तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस मामले को ख़त्म करने के लिए पंढेर ने क्या किया कि सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पे जाता है और वहाँ पे कहता है कि ये सब कुछ बकवास मेरे बारे में फैलाया जा रहा है और ये मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस क्षेत्र से गायब हुए हैं, इस इलाके से, तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए ये कहा था कि इस केस में अब प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, अब पुलिस को इस पर पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये सारा प्रोसेस चलते हुए 2005 के शुरुआती महीनों से ये शुरू हुआ था और अब जाके 2006 दिसंबर आ चुका था, यानी कि 2 साल पूरे निकल चुके थे। तो अब छानबीन की बारी थी। छानबीन शुरू होती है दिसंबर में, और जब नोएडा पुलिस ने जो लड़की थी 22 साल की, जिसका फ़ोन यहाँ पे जिसका फ़ोन लग नहीं रहा था, उसके नंबर्स की कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड में पंढेर का नाम सामने आता है। अब पंढेर का जब नाम सामने आया तो पंढेर से पूछताछ की गई। पूछा गया कि इस डेट को आप कहाँ थे जिस डेट को ये लड़की जो है वो इस जगह से गायब हुई है। तो 7 मई का शायद वो दिन था, 7 मई 2006। तो यहाँ पे आप इस डेट को कहाँ पे थे? उसने कहा कि मैं तो अब चंडीगढ़ में था, मेरे फादर जो थे वो उनका देहांत हो गया था तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। पुलिस ने रीचेक कराया, बात सही निकली कि उसके फादर का देहांत इस समय हो चुका था, उसी दिन हुआ था। अब पंढेर ने क्या किया कि पुलिस ने उससे और पूछताछ करना शुरू की कि आप इसको जानते कैसे हैं? आप ये जो लड़की थी जो आपके यहाँ आई थी, उसके पिता ने बताया कि वो अक्सर आपके यहाँ आती थी, आप आकर उसको कैसे जानते हैं? तब जाके पंढेर ने ये बताना शुरू किया, और पंढेर ने जो बताया वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला था उस समय नोएडा पुलिस के लिए। उसने कहा कि ये जो लड़की थी 22 साल की, जिसके पिता बता रहे हैं कि वो यहाँ पे उसको भेजते थे और वो आती थी, पंढेर ने कहा कि वो एक कॉल गर्ल थी। उसको मैं जब जब नोएडा आता था, जब जब मेरा दिल्ली आना होता था, महीने में करीबन 2 बार मैं यहाँ पे आता था और वो मेरे यहाँ आती थी, मैं उसको बुलाता था अपनी इस कोठी पे D5 पे, और इसके लिए हर महीने के 25,000 रुपये उस समय पर 2005 में 2006 में उसको दिया करता था, और साथ में इस लड़की को भी अलग से मैं पैसे देता था। और उसने ये भी बताया नोएडा पुलिस को कि ये जो इस लड़की के पिता हैं ये खुद उससे इस तरह का काम करवाते हैं। पुलिस को अचंभा हुआ ये बात जान के। उसके बाद में जब पुलिस ने आगे जाके तहकीकात की, पूछा नंदलाल से कि क्या आप अपनी बेटी से इस तरह का काम कराते हैं, तो उसने उस बात पे हामी भरी। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपनी बेटी से जो भी कराता हूँ, ये उसका स्टेटमेंट था। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से जो भी कराता हूँ, लेकिन आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। इस तरह की बातचीत ये बताया जाता है कि ये कई सारे ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से नोएडा पुलिस टाल रही थी कई बार इस पूरे मामले को, कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं या जो भी लोग हैं, तो वो गायब हो जाते हैं और यहाँ पे वो लोग वापस भी आ जाते हैं। तो इसमें कुछ वो लोग टालने का उनका रीज़न इस तरह का बताया जाता है। तो इस तरह से अब तहकीकात शुरू हो चुकी थी। अब पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि फ़ोन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जब इस नंबर को ट्रैक किया जाता है IMEI नंबर के द्वारा, तो यहाँ पे ये एयरटेल का नंबर हुआ करता था, और इसका ये जो फ़ोन था उस लड़की का, वो मिलता है एक रिक्शे वाले के पास में। जब यहाँ पे उस रिक्शे वाले तक पहुँचा गया, उससे फ़ोन लिया गया,
जब उसमें कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए उस तारीख के कि आखिरी कॉल किसको किया गया था, वहाँ पे सुरेंद्र कोहली का नाम सामने आता है। अब आप देखिए कि पहले उसके कॉल रिकॉर्ड्स में D5 कोठी के मालिक का मनिंदर सिंह पंढेर का नाम सामने था। उसके बाद उसके फ़ोन में जो आखिरी डायल नंबर था उसमें सुरेंद्र कोहली का भी नाम सामने आया। तो ये सारी चीज़ें एकदम साफ थी, साफ तौर पर सामने आ चुकी थी कि आखिर इस D5 कोठी का जो है वो संबंध पूरी तरह से ये जो लड़की गायब हुई है उससे है। लेकिन अब तक ये नहीं पता था कि बाकी बच्चे कहाँ गायब हुए हैं, क्योंकि अभी पुलिस इसी एक अकेले केस पर काम कर रही थी। शुरुआत में पुलिस सीधा D5 कोठी पे पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके पूछती है कि सुरेंद्र कोहली कहाँ है। तो उस समय बताया जाता है कि वो यहाँ पे है नहीं। पंडेर से पूछा जाता है, वो वहाँ पे था नहीं एक्चुअली अपनी कोठी पे, और पंडेर जो था वो भी उस समय दिल्ली में नहीं था। तो मनिंदर सिंह पंढेर को पुलिस ने फ़ोन करके पूछा कि ये कहाँ पे है इस समय, मौजूद कहाँ पे है। तो उसने बताया कि ये मेरी सेंट्रो कार लेके अपने गांव गया हुआ है, अपने घर गया है, वो गया है अल्मोड़ा एक फंक्शन के को अटेंड करने के लिए। पुलिस ने कहा पंढेर को कि आप अपना ही कोई आदमी भेजिए, अपना ड्राइवर भेजिए, उसको वहाँ से जल्द अब बुलाइए यहाँ पे, और आप भी ये काम करेंगे क्योंकि अगर हम करेंगे तो हो सकता है वो कहीं और भाग भी जाए। तो पंढेर के द्वारा कोहली को यहाँ पे बुलाया जाता है। अब ये करीब तारीख आ चुकी थी 28 दिसंबर। बताया जाता है कि 28 दिसंबर 2006 को कोहली वापस आया अल्मोड़ा से नोएडा। पुलिस ने सीधा उसको हिरासत में लिया, थाने ले गई, पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच में आसपास के जितने भी लोग थे जिनके बच्चे करीबन 1.5-2 सालों से गायब हो रहे थे, उन्हें समझ आ चुका था कि पहले इस कोठी के मालिक को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई, उसके बाद में जो नौकर आया उसको लेके पुलिस चली गई है, उससे पूछताछ कर रही है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये आशंका हो गई थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो यहीं इसी कोठी के आसपास गायब हुए हैं। इस बीच क्या हुआ कि कोहली को जिस दिन 28 दिसंबर को पुलिस ले गई है नोएडा पुलिस, उसी के अगले दिन 29 दिसंबर को 2 बच्चियां और थीं इन 16-17 बच्चों में से जो गायब हुई थी। उनके पिताओं ने क्या किया कि उस एरिया की जो RWA थी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उस D5 कोठी के आसपास ढूंढना शुरू किया। उस D5 कोठी के आसपास कुछ सबूत खंगालने शुरू किए, क्योंकि ये जो कोठी थी इसके जस्ट पीछे लाइन से बहुत सारी कोठियाँ बनी हुई हैं, उनके पीछे बहुत लंबा नाला है। वो नाला हुआ करता था, लगातार काफ़ी दिनों से बताया जाता है कि बंद भी पड़ा हुआ था, जो क्योंकि लोग कचरा डाल देते थे तो वो बह नहीं पाता था। तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें थी। तो सुराग ढूंढने के लिए इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया लाइन से उन कोठियों के पीछे, उन नालों में। इस सर्चिंग के दौरान इन लोगों को कुछ थैलियाँ मिलना शुरू हुई और उन थैलियों में बॉडी पार्ट्स मिलना शुरू हो गए। अचानक से पैरों की हड्डियाँ मिलने लगी, हाथों की हड्डियाँ मिलने लगी। ये सारी चीज़ें जब मिली इसके बाद पुलिस को बताया गया। जैसे ही पुलिस को पता चला इस बात के बारे में और ये बात आग की तरह फैल गई सभी जगह, तो 2 साल से जितने भी लोगों के बच्चे गायब थे वो लोग अपने बच्चों के फ़ोटोज़ लेके यहाँ पे इस D5 कोठी के बाहर आके खड़े हो गए। हंगामा मच गया पूरे में, सब जगह बहुत इस तरह का माहौल हो गया था कि इस कोठी के अंदर जाके लोग अपने बच्चों को ढूंढने लगेंगे। लेकिन अब पुलिस ने यहाँ पे पहरा लगा दिया था तो ये भी मुमकिन नहीं था। मतलब कुछ ही देर में, कुछ ही देर के अंतराल में इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा हंगामा और कोहराम का माहौल हो गया था। लोग चिल्ला रहे थे, लोग पुलिस के ऊपर गुस्सा थे, लोग इन लोगों के ऊपर गुस्सा थे, सुरेंद्र कोहली, मनिंदर सिंह पंढेर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में। तो शुरुआत में लोगों ने आरोप भी लगाना शुरू किए जब ये बॉडी पार्ट्स मिलना शुरू हुए कि हमारे बच्चों के जो किडनी और लिवर हैं इनको बेच दिया गया है, क्योंकि इसी इलाके में पिछले कुछ महीनों पहले ही, बीते महीनों पहले ही एक डॉक्टर को भी पकड़ा गया था जो कि इस तरह से जो इंसान के बॉडी पार्ट्स हैं उनकी उनकी तस्करी करता था। तो यहाँ पे ये भी चीज़ सामने थी। तो लोगों को लगा कि कहीं हमारे बच्चों के साथ भी इन्होंने ऐसा तो नहीं किया है। तो खैर 30 दिसंबर का दिन बताया जाता है, यानी कि अगला दिन 30 दिसंबर के दिन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे पहुँचते हैं जब इस बात की खबर जो थी वो सबको लग चुकी थी। और उसके बाद इस पूरे नाले की सफाई का अभियान शुरू किया जाता है। जो बहुत सालों से नाला जो था वो बंद पड़ा हुआ था, जब इसकी सफाई कराई जाती है, जब यहाँ से सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, तो उसमें 40 करीबन बताया जाता है काली पॉलीथिन्स, काली पन्नियाँ जो थी वो यहाँ से बरामद हुई थी। और हर एक पन्नी के अंदर इंसान के बॉडी पार्ट्स थे। सारी की सारी पन्नियों में इंसान के बॉडी पार्ट, 40 करीबन पन्नियाँ इस नाले से D5 कोठी के पीछे से बरामद की गई। लेकिन एक चीज़ अजीब थी, इन सारे ही जो पन्नियाँ थी, जो बॉडी पार्ट्स थे, उसमें से गर्दन के नीचे का जो पेट तक का हिस्सा है वो गायब था। इन सभी में ये हिस्सा गायब हुआ करता था। और बताया जाता है कि 17 सिर मिले थे यहाँ से उन पन्नियों के अंदर से, और सारे के सारे सभी बच्चों के सिर थे। तो बहुत ही भयानक एक तरह से इसको, मतलब अगर आप इस कहानी को, इस केस को भी पूरा देखें
तो नरेट करते समय भी ये बहुत ही ज़्यादा भयानक लगता है कि आखिर कैसे यहाँ पे 17 सिर मिले होंगे उन पन्नियों के अंदर से। तो खैर, अब जब प्रेशर जो था वो बुरी तरह बढ़ने लगा, पहले पुलिस इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करी थी, लेकिन जब प्रेशर बुरी तरह बढ़ा तो पुलिस की एक पूरी नई टीम को लगाया गया, एक स्पेशल टीम को बनाया गया। उस टीम ने काम करना शुरू किया। पुरानी जो टीम थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, बताया जाता है। ये कहा गया कि इन लोगों ने बहुत ही लापरवाही से यहाँ पे काम किया और कुछ दिनों के बाद ही ये जो पूरा केस था वो सीबीआई को दे दिया जाता है। केस अब सीबीआई तक पहुँच गया, देश में भी हल्ला हो चुका था, तो सेंटर ने भी एक कमेटी बना दी विमेन कमीशन की। उस कमेटी को बनाया गया था देखने के लिए इस पूरे केस को। साथ में स्टेट ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी बना दी पुलिस की जांच करने के लिए कि आखिर क्यों पहले पुलिस वालों ने किस तरह से जांच में शुरुआती दौर में ढंग से काम नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब होना शुरू हो गई थी प्रॉपर तरीके से। अब इन दोनों को, मनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोहली को, एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाके पूछताछ करना शुरू किया जाता है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लोग अगर ये उनके सामने कभी दिखते तो हो सकता है लोग इन्हें मार देते। तो ये इस तरह की वहाँ पे उस समय आक्रोश का माहौल था। अब जब पूछताछ होती है तो कोहली के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म का एक इंसान था। करीबन 2 से 3 दिन तक उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन उसने बताना शुरू किया, सच बोलना शुरू किया। एक कमरे के अंदर जब कोहली से पूछताछ हो रही थी तो उस समय सुरिंदर कोहली से तब 4 पुलिस वाले मौजूद थे। उससे पूछा गया कि तुमने वो जो लड़की आई थी तुम्हारे घर पे, जो 22 साल की लड़की थी जिसके बारे में पंढेर ने ही बताया, तो आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो कोहली ने बताया कि जब पंढेर लड़कियों को बुलाता था, और ख़ासकर ये जो लड़की थी जो आती थी उनके घर पे, तो वहाँ पे वो, जब पंढेर उस लड़की के साथ होता था तो ये उन दोनों को देखता था, ये चुपके से वहाँ पे उन्हें देखता था। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन इसने उस लड़की को बुलाया। जिस दिन वो लड़की गायब हुई है उस दिन सुरिंदर कोहली ने उसे बुलाया हुआ था और कहा था कि तुमसे कोई मिलना चाहता है तो इसकी वजह से तुम यहाँ पे अगर आना चाहो तो आ सकती हो। वो लड़की वहाँ पे पहुँची। उसके बाद इसने उसे ऑफ़र दिया कुछ रुपए का, कुछ पैसों का, कि ये पैसे मैं तुम्हें दूँ और तुम जो पंढेर के साथ में करती हो वही मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब इसने कहीं वहाँ पे, तब जाके कहा जाता है कि उस लड़की ने इसका मजाक उड़ाया, सुरिंदर कोहली का। तो उसने जब मजाक उड़ाया, इसने उस बात से चिढ़कर, उस बात से इसका जो ट्रिगर पॉइंट था, उसके बाद उसने उस लड़की को यहाँ पे मार दिया। बताते हैं कि उसका गला घोंटकर इसने उसको मार दिया था। और इसके बाद, मारने के बाद में, कोहली ने बताया कि इसी तरह से फिर मैंने बाद में उसको क्या किया कि मैंने उसकी बॉडी को डिस्पोज किया, उसके बॉडी के पार्ट्स को कट किया, उसके बाद उसे फेंक दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुलिस के लिए भी सुनने में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। इस तरह की चीज़ें थी कि ये कैसे, किस तरह से ऐसा कर सकता है। लेकिन अब जब उससे बाकी बच्चों के बारे में पूछा गया, जब उनके फ़ोटोज़ दिखाए, तो 15 बच्चों को उसने पहचाना था। उसने कहा कि हाँ, ये बच्चा है, ये बच्चा है, सभी के नाम सहित उसने यहाँ पे पहचाना उन सभी बच्चों को। ये सारी चीज़ें दर्ज हैं, ये बातें बताई जाती हैं। अब पुलिस वालों ने जब पूछा कि इन बच्चों के साथ में तुमने क्या किया, तो उसने एक एक बच्चे के बारे में बताना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि इन बच्चों को मैं बुलाता था, उसके बाद इन्हें गला घोंट कर इनको मार देता था, फिर इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था, मतलब दुष्कर्म इनके साथ करता था, और उसके बाद उनको बॉडी पार्ट्स को कट करके मैं बाद में इनका जो बॉडी पार्ट्स थे उनको फेंक देता था। लेकिन जो हाथ और चेस्ट का जो हिस्सा है उसे मैं अपने किचन में जाके पका के खा जाता था। जब ये बात सामने आई थी, जब ये बयान सामने आया था, तो बताया जाता है, पुलिस वालों के स्टेटमेंट हैं खुद के, जो उस समय उस इंटरोगेशन में मौजूद थे, कि वो बुरी तरह डर चुके थे। वो हैरान थे कि उनके सामने एक आदमखोर आदमी बैठा हुआ है जो कि इतना हैवानियत की हद तक गिर चुका है कि उसने बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स थे उनको किचन में बना के खा लिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जब सामने आती हैं, धीरे धीरे करके सुरिंदर कोहली ने अपने गुनाह जो थे उनको कबूलना शुरू किया, बताना शुरू किया। उसने कहा कि एक दिन एक लड़की थी, उसको मैंने अंदर बुलाया, 16 साल की लड़की थी, और उसके बाद मैंने उसको ये कहा था, ये कह के अंदर बुलाया था कि मैडम तुम्हें कुछ काम के लिए बुलाना चाहती हैं, कुछ काम की बात करना चाहती हैं। जैसे ही वो अंदर आई, उसने इधर उधर देखा और मैंने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। उसके साथ फिर मैंने दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें नाकाम रहा। और इसी के बाद जब उसने खुद को नाकाम यहाँ पे पाया, तो उसने फिर उसे इसी तरह से उसका कत्ल कर दिया, मार दिया, उसके बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया, और बाद में जो भी चीज़ें हमने आपको बताई, इस तरह से वो उसने चीज़ें सारी की। और ज़्यादातर बच्चों के साथ में, भयानक बात यह है कि ज़्यादातर बच्चों के साथ में सुरिंदर कोहली ने यही चीज़ की थी। इसी प्रोसेस के तहत उन लोगों के बॉडी को डिस्पोज किया था, इसी तरह उन्हें मारा था। पुलिस ने कहा कि सबूत क्या है,
तुम्हारे पास में कि जो लड़की थी जो आई थी लास्ट तुम्हारे यहाँ, जिसका ये पूरा केस चल रहा है, 22 साल की जो लड़की थी, सबूत क्या है कि उसको तुमने मारा है, इस तरह से मारा है, और उसकी बॉडी कहाँ है और उसके जो बाकी जो सामान था वो कहाँ पे है। तो सुरेंद्र कोहली ने बताया कि अगर आप कोठी में D5 के ही आगे जो साइड में कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो आपको कुछ कपड़े और उसका जो लड़की का बैग है वो वहाँ पे मिलेगा। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है, जब जाके देखती है तो ये बात सही सच निकली। वहाँ पे जाके उस बैग को लिया जाता है, लड़की के जो पिता थे नंदलाल, उनसे जाके उस बैग को दिखाया जाता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये तो वही बैग है। इसके बाद जब नंदलाल ने आइडेंटिफाई कर लिया था इस बैग को और वो बैग उसी लड़की का निकला था, ये बात साफ हो गई थी कि यहीं पे इसी कोठी के अंदर उस घर में D5 में सुरेंद्र कोहली ने उस लड़की को मार दिया। इस तरह से इसने बाकियों के साथ में भी किया है। तो जब यहाँ से नंदलाल के थ्रू ये बात बाकी लोगों को पता चली और उसके बाद हंगामा मच चुका था। लोगों ने इस D5 कोठी नंबर इसके अंदर घुस के तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। पुलिस का पहरा वहाँ पे रहने लगा था। पूरा देश एक तरह से दहल चुका था और नोएडा क्योंकि मीडिया हब है, तो वहाँ पे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मतलब सनसनी की तरह ये पूरी खबर पूरे देश भर में फैल चुकी थी। इंटरनेशनल मीडिया की भी इस पर नज़र थी और उस समय का ये सबसे बड़ा, यानी कि आज तक का भी सबसे बड़ा सीरियल किलिंग केस बन चुका था। सीरियल किलिंग केस बहुत सारे हैं, लेकिन भयानक एक खतरनाक सीरियल किलिंग केस ये निठारी केस बन चुका था। खैर 2007 जनवरी का महीना आता है, 2007 आ चुका था। केस CBI को दे दिया गया था। CBI के पास जब ये केस गया तो इसके बाद मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को गांधीनगर ले जाया जाता है नार्को टेस्ट के लिए। नार्को टेस्ट ले जाया गया, इनका नार्को टेस्ट किया जाता है। नाले में इस बीच लगातार बॉडी पार्ट्स अलग अलग मिलते रहे, स्केलेटन्स मिलते रहे, हड्डियाँ मिलती रहीं। पंजाब जो नोएडा पुलिस थी वो पंजाब भी पहुंच गई, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, पंढेर के गांव में भी पहुंची। उसके परिवार वालों से बातचीत की कि इनका बिहेवियर कैसा रहता था। सुरेंद्र कोहली के भी घर पे अल्मोड़ा में गए थे पुलिस की एक टीम। पूछा गया कि ये कैसे इसका बर्ताव कैसा आम इंसान जैसा था भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह का इसने काम किया है वो बिल्कुल भी आम आदमी कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इस बीच में ये भी हुआ कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो था उन्होंने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया। उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट किए काफ़ी सारे, मनिंदर पंढेर के भी और कोहली के भी। दोनों के जब साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए, बताया जाता है कि उसमें ये सामने आता है कि कोहली को ये लगता था कि वो नामर्द है, वो इम्पोर्टेंट है, और उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि साइकोलॉजिकली वो बहुत ही ज़्यादा इस अवस्था में था कि उसको ये लगता था कि वो नामर्द है, और इसी की वजह से वो हर उम्र की जो लड़की थी, जो बच्चे थे, चाहे वो 8 से 12 साल की उम्र के हों, चाहे 14 साल के, फिर उसने एक 16 साल की लड़की, उसके बाद एक बड़ी एक लड़की थी जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिसका ये पूरा केस चला 22 साल की। तो हर किसी के साथ उसने इस तरह से ये दुष्कर्म करने का ट्राई किया, लेकिन कभी भी वो उसमें वो असफल रहा। उसको ये भी था उसके दिमाग में, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि उसे किसी महिला का एक ऐसा सपना आता था, बार बार उसे एक महिला दिखती है जो उसके ऊपर हंस रही है। तो ये सारी चीज़ें खैर बताई जाती हैं, लेकिन जुर्म तो जुर्म होता है और ये इन लोगों ने यहाँ पे किया। लेकिन सुरेंद्र कोहली के नार्को टेस्ट में, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ये जो भी सामने आई, उसने ये दुष्कर्म किया उन लोगों के साथ में, बच्चियों के साथ में, उसके बाद जो कत्ल किया है उनका। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो गया था कि मनिंदर सिंह पंढेर को आखिर इन सब चीज़ों के बारे में कैसे नहीं पता था, जब उसी के घर में, उसी की कोठी में D5 में ये सब चल रहा था, तो उसे आखिर कैसे नहीं पता था, और ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। उस बीच में, उस शुरुआती दौर में काफ़ी सारे वकील, काफ़ी सारे पत्रकार ऐसे थे जिनका कहना था उस समय पर कि जो पुलिस की केस डायरी होती है, जो पुलिस अपना किसी भी शुरुआती जांच में एक केस डायरी बनाती है, उस केस डायरी में बाकायदा पंढेर ने और सुरेंद्र कोहली ने कन्फेशन किए थे अपने, उनके जो पूरा गुनाह था वो उन्होंने अपने बताए थे। उनका कहना था वहाँ पे उस पूरी कन्फेशन डायरी में लिखा हुआ था, बताया गया था इन दोनों के द्वारा कि सुरेंद्र कोहली लड़कियों को बुलाता था, मनिंदर सिंह पंढेर के कहने पर बुलाता था, और बाद दोनों ही उनके साथ दुष्कर्म करते थे और बाद में फिर कोहली उन्हें मार देता था। इस तरह का पूरा बयान सामने आता है। लेकिन जब से ये केस आगे बढ़ा, CBI के पास गया, तो ये बताया जाता है कि CBI ने कभी भी अपनी चार्जशीट में ये कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया, इस केस डायरी का, ये कभी भी इसका जिक्र नहीं किया गया। हमेशा उस जगह को दिखाया गया जहाँ पे सुरेंद्र कोहली ने कहा है कि हाँ मैंने इन लोगों को, इन बच्चों को मारा है। तो ये चीज़ें भी आगे बताई जाती हैं और कहा जाता है इसी के बेस पर कहा जाता है कि पुलिस ने शुरुआती जो अपनी स्टेटमेंट्स थी वो गलत रिकॉर्ड की। तो ये बात कही जाती है और ये आपको पता चलेगा कि आगे किस तरह से इनको बरी किया गया। पंढेर की कोठी जो थी उसकी तलाशी ली जाती है अब,
इस बीच में जो तलाशी लगातार चल रही थी उसमें एक डबल बैरल गन मिली, एक बंदूक मिली, उसके यहाँ से बंदूक की गोलियाँ मिली, शराब की बोतलें मिली और फ़ोन्स मिले कई सारे उस पूरी D5 कोठी में से। ये केस जो था वो कोर्ट में ही पहुँच चुका था। लगातार ये बहुत जल्दी जल्दी इसका प्रोसेस अब किया गया क्योंकि पूरी देश में हल्ला हो चुका था। कोर्ट में जब ये केस पहुंचता है तो सुरिंदर कोहली ने एक बयान भी दिया था। उसने कहा था कि एक 12 साल की लड़की थी और वो उसने जब घर पे बुलाया उसके बाद सेम तरीके से इसको भी यहाँ पे मारा था, उस बच्ची को भी। और उस दिन पंढेर घर में था। ये उसका बयान था कोर्ट के अंदर कि उस दिन पंढेर जब इस लड़की के साथ उसने इस तरह की हरकत की है तब पंढेर भी घर में था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या उसे पता था, क्या पंढेर को पता था कि ये सब कुछ उस घर में हो रहा है, इस पर सुरेंद्र कोहली ने कुछ बोला नहीं था, उसने कुछ बताया नहीं था। लेकिन ये बात सबके सामने साफ हो चुकी थी कि दोनों का ही इसमें मिली भगत है और दोनों का ही कहीं ना कहीं से कोई रोल सामने आता है। लोगों को इस तरह की चीज़ें लग रही थी और लोगों के अंदर गुस्सा ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो इसी के बारे में बताया जाता है कि गाज़ियाबाद कोर्ट में जब जब पंढेर की पेशी हुआ करती थी तो वहाँ पे काफ़ी बार ऐसा हुआ कि वकील जो थे वो पंढेर को मारा करते थे, बहुत ही उसको पीटा जाता था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बच्चों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए सरकार की तरफ से। लेकिन परिवार वालों ने मना कर दिया। उनका सीधा साफ तौर पर कहना था कि जब तक फांसी नहीं दोगे इन दोनों को हम चुप नहीं बैठने वाले, हमें ये 2-2 लाख रुपए कैश जो भी आप दे रहे हैं वो सब नहीं चाहिए। कोर्ट में ये मामला आगे चला, सुना गया, साल बीतते गए। 16 मर्डर के जो चार्जेस थे, जो आरोप थे, टोटल 16 मर्डर के केस थे वो सुरेंद्र कोहली के ऊपर चल रहे थे इस समय। उसके ऊपर इतने जो केस थे लगातार चलते हैं। 2014 में करीबन बताया जाता है कि सुरेंद्र कोहली को एक केस के अंदर इन्हीं सारे 16 केसेस में से डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, फांसी की सज़ा दे दी गई थी, उस पर साइन कर दिया गया था। लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था फांसी के लिए, यानी कि गाज़ियाबाद जेल से, गाज़ियाबाद की जो दासना जेल है, दासना जेल से उसको जब ले जाया जा रहा था मेरठ जेल, क्योंकि मेरठ जेल में उस समय फांसी की जो सुविधा थी वो अवेलेबल थी, तो यहाँ पे जब उसको ले जाया जा रहा था, इसी के बीच में देश के कुछ बहुत ही बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देते हैं और कहते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि इतनी जल्दी सुरेंद्र कोहली को फांसी नहीं देनी चाहिए क्योंकि अभी उसे प्रॉपर टाइम नहीं मिला है, प्रॉपर समय नहीं मिला है अपना केस रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। क्या पता उसे फंसाया जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर आती हैं, करीबन बताया जाता है कि एक तरफ जो फांसी की तैयारी थी वो पूरी होने वाली थी, लेकिन 2 से 3 घंटे के अंदर ही, यानी कि सिर्फ 2 से 3 घंटे की देर बची थी, सुरेंद्र कोहली को फांसी हो जाती। लेकिन इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और उस फांसी को रोक दिया जाता है। तो अब जब फांसी रोक दी गई, इसके बाद ये केस दोबारा चलते गए। कोई एक अकेला केस तो था नहीं, 16 केस थे। उनमें से 14 में बताया जाता है सुरेंद्र कोहली को मौत की सज़ा हर बार दी गई। महेंद्र सिंह पंढेर को लगातार सज़ाएँ दी गई। कहा जाता है कि 14 केसेस में कोहली को डेथ पेनल्टी दी गई और पंढेर को 7 साल की सज़ा दी गई थी। अक्टूबर 2023 में लेकिन क्या हुआ आप ये देखिए कि ये केस चलते चलते 16 साल निकल गए, 17 साल करीबन निकल गए। अक्टूबर 2023 में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरा एक बार ये जो केस था वो फिर से सुना गया, पढ़ा गया। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI की तमाम सारी खामियां दिखाते हुए, बताते हुए, विस्तार से उनका जिक्र करते हुए ये बताया कि ना सिर्फ CBI को, एक तो उन्होंने बताया कि आपने इस पूरे केस में आखिर काम किस तरह से किया है, मतलब कितना बहुत खामियां हैं आपके काम में इस पूरे केस में जो रही हैं 2006 से लेकर अभी तक 2023 तक। और उनकी खामियों को बताते हुए सुरेंद्र कोहली को जो 12 केसों में, उसको 14 केसों में जो फांसी की सज़ा दी गई थी और जो मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में सज़ा दी गई थी, इन दोनों को ही रद्द कर दिया जाता है और संदेह का लाभ देकर इन मामलों में इन दोनों को ही बरी कर देते हैं यहाँ से। 2023 में आके 2006 से जो केस चल रहा था, जिसमें तमाम सारा ये वो केस जिसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने 627 जो टीम उनकी काम कर रही थी, 627 हड्डियाँ जो थी इंसान के बॉडी पार्ट्स थे, उनको उस नाले में से बरामद किया था इस D5 कोठी के पीछे। उसके बाद तमाम सारे गवाह, तमाम सारे लोग आए सामने, उन बच्चों के फ़ोटोज़, उनके बारे में उनकी कहानियाँ अलग अलग जगह चलती रहीं। लेकिन इतने घिनौने काम के बाद भी, इतने संगीन अपराध के बाद भी किस तरह इस केस को चलाया गया है अदालतों में, तमाम सारे सुनवाइयाँ हुई, लेकिन इसके बावजूद 2023 में इन दोनों को ही बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने आपको निठारी केस के बारे में बताया कि देश का सबसे बड़ा सीरियल किलिंग केस कैसे उसमें 14 साल तक ट्रायल चला, 14 बार मौत की सज़ा दी गई आरोपियों को, उसके बाद भी
फाइनली जाके यहाँ पे उनको रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। तो आखिर कैसे ये केस पूरा रहा, ये आज हमने आपको बताया किस तरह से इस केस की शुरुआत हुई थी, कैसे बच्चों का गायब होना शुरू हुआ था, उसके बाद में पता कैसे चला, कैसे नंदलाल की वजह से, जो चाहे खुद अपनी लड़की से एक बहुत ही गलत काम कराता था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसकी एक जो पहल रही, जब वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके उसने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, उसके बाद पुलिस के ऊपर जब दबाव पड़ा तब जाके ये केस आगे चलना शुरू हुआ, वरना कहीं गुम होकर रह जाता। तो ये पूरा केस था। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और क्या आप सोचते हैं इस केस के बारे में, जो इन लोगों को बरी किया गया है उसके बारे में। सारी आपकी जो राय है, वो जानकारियाँ जो हैं, जो आप बताना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूर रखिएगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में, और किन केसेस पर वीडियोस चाहते हैं वो भी आप बताइएगा, आपके लिए ज़रूर लेकर आई जाएगी प्रॉपर रिसर्च के साथ। तो दोस्तों अभी के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।